तो उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार पटियाला द्वारा एक मासिक ऑनलाइन कला महोत्सव का प्रारंभ किया गया है, जिसमें आज हम नई उम्मीद, नई पहल लेकर आपके सामने डॉक्टर गुरु शोभा कौसर, जो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित हैं, उनको आपके सामने लेके आए हैं ताकि उनकी जीवन यात्रा हम आपके समक्ष रख सकें। आज अगर चंडीगढ़ के अंदर किसी ने शास्त्रीय संगीत को जीवन दिया है तो उसमें प्राचीन कला केंद्र का बहुत बड़ा नाम है और इसकी ब्रांचेस पूरे भारत में तो फैली ही हैं, लेकिन विदेशों में भी इसकी ब्रांचेस हैं और इसके माध्यम से लोग आज के दिन में रोजी रोटी का साधन भी प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर गुरु शोभा कौसर का। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आज आपको अपने साथ पाकर हमें बहुत खुशी हो रही है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज कोरोना युग में हम साक्षात तो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वर्चुअल उसके स्वरूप में हम लाभ ले पा रहे हैं। लाभ इसलिए कि जहां बच्चों को सीखने आना पड़ता था, आज के दिन में वो बच्चे घर बैठे और सिर्फ एक शहर में नहीं, एक प्रांत में नहीं, एक देश में नहीं, पूरे विदेश में भी इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आज हम आपकी जीवन यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपके परिवार में जिस विधा से आप जुड़ी हैं, ऐसे कौन कौन से लोग थे जो इस विधा में थे? मैं आगरा को बिलोंग करती हूँ। आगरा में मेरा जन्म हुआ और मेरी जो प्रारंभिक सारी शिक्षा नृत्य की, गायन की, वादन की, मैंने वहीं पे शुरू किया। और इसको शुरू करने में मैं डांस तो करती थी, पर सीखने का ऐसा कोई मेरे दिमाग में नहीं था कि कोई उतनी समझ भी नहीं थी कि कथक क्या है या भरतनाट्यम क्या है, कौन सा डांस विधा है। शौकिया करती थी? शौकिया करती थी गाने। तो माँ को शायद, मेरी माँ को लगा कि मेरे में कुछ टैलेंट है और मैं कुछ कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया डांस सीखने के लिए। और वो जाना भी मुझे बहुत मुश्किल लगता था कि पर्टिकुलर टाइम पर मुझे जाना है और सीखना है, क्योंकि सीखना एक विधा में एक बंदिश होती है सीखने के लिए। लेकिन अपने आप डांस करो, नाचो, तो अपनी मन की उमंग होती है, जैसे मर्जी करो। पर धीरे धीरे जब मुझे लगा, जब मैंने सीखना शुरू किया, हमारे एक स्कूल होता था, चौबे जी का स्कूल बोलते थे, और वहाँ हम लोग 30 बच्चे डांस लड़कियां करती थी। तो जब सीखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी का ध्यान मेरी तरफ जब मैं करती हूँ तो होता है, ज्यादा है, और मैं, इसका मतलब मैं ठीक कर रही हूँ। तो धीरे धीरे मेरे में ये शौक पैदा हुआ कि मैं सीखूं, और गुरुजी भी पसंद कर रहे हैं। और जो देखते थे, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता था तो सब तारीफ करते थे, तो वो एक दिमाग में वो जुनून का रूप होता गया कि मैं सीखूं, मैं करूं। तो ऐसे मेरा डांस। और कथक, क्योंकि नॉर्दर्न आगरे में, नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी क्षेत्र में सारा कथक का ही बहुत जोर था, और यही नृत्य हमारा शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का, तो कथक ही था। तो मैंने कथक ही सीखना शुरू किया और उसी में मैंने धीरे धीरे अपना मुकाम बनाया और छोटे छोटे प्रोग्राम करते, कंपटीशन करते करते, एक हमारे तेलेगांवकर जी, हमारे गुरुजी थे जिनसे मैंने गाना सीखा है, वो रघुनाथ जी तेलेगांव। हाँ, रघुनाथ तेलेगांवकर जी, जिन्होंने भातखंडे संगीत शास्त्र के चौथा पार्ट को मराठी में से हिंदी में ट्रांसलेट किया। जी। तो उनसे मैंने गाना सीखा है। बड़ा भाग्य मेरा कि मैंने उनसे सीखा। तो वो एक कंपटीशन किया करते थे, उसमें मैं लगातार 3-4 साल तक पार्टिसिपेट करती रही और फर्स्ट आती गई। तो वो और भी मेरा आगरा में सब चाहने लगे कि भाई बच्चा ये बहुत अच्छा डांस करता है, तो उसी से मैं आगे बढ़ती गई। और मैंने जहाँ तक मुझे याद है, रघुनाथ जी के जो पुत्र हैं केशव तेलेगांवकर जी, वो निनाद के नाम से शायद ये कॉम्पिटिशन बहुत नहीं, उस वक्त भातखंडे के नाम से, भातखंडे जी के नाम से होता था। जी। ये निनाद तो क्योंकि
हर जनरेशन अपना एक नया रंग लेती है, जी, जी। नई उपज लेती है, नई सोच होती है। तो जो निनाद है ये इनके बेटों का, खास जी, कर जी, केशव भैया के, उनके मन की उपज है कि हाँ निनाद के हिसाब से करें, और बहुत सक्सेसफुल उनका जी। ये हो रहा है, हर साल करते हैं। जी। और बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब तो कोरोना के कारण नहीं होगा, लेकिन वो अभी भी करेंगे ऑनलाइन ये जो सम्मेलन करते हैं। तो मैडम, आदमी को किसी भी जो सीखने वाला बच्चा होता है, जब शुरू करता है तो बच्चा होता है, तो पहली परफॉर्मेंस आपको अपनी याद है, कहाँ की थी, कैसे की थी? हाँ, पहली परफॉर्मेंस मुझे याद है कि मेरे इस कंपटीशन में जो ये भातखंडे, संगीत कला केंद्र का जो भातखंडे संगीत सम्मेलन, उसमें मैंने पहली परफॉर्मेंस की। जी। और वो परफॉर्मेंस जब वो कहते हैं ना कि अप्रिशिएट हुई, अच्छा लगा, तो करने का और मन हुआ और उत्साहित हुई, जी। प्रेरणा मिली मुझे आगे करने की। और मैं, हमारे घर में जो मेरे भाई बहन, हम लोग उस वक्त जब मैंने शुरू किया तो हम लोग 4 भाई बहन थे। जी। माशाल्लाह बाद में हम 7 हो गए थे क्या धीरे बात है, धीरे। सुर भी साथ होते हैं। तो हम लोग भाई बहन थे, तो उन्होंने मेरे डांस के साथ, मेरे एक भाई ने सितार शुरू करी, एक भाई तबला बहुत अच्छा बजाने लग गया, एक भाई ड्रामेटिस्ट हमारे रघुवंशी जी थे, तो उनके ड्रामा एक बहुत इप्टा में हम लोग बचपन में, मैंने इप्टा में भी बहुत बहुत बड़ा काम नाम है किया। इप्टा। हाँ, तो उसमें वो ड्रामे का जरा शौकीन हो गया, तो सारे मेरे भाई बहन भी कला से संबंधित हो गए। हालांकि उनमें से निकली सिर्फ मैं एक आर्टिस्ट की तरह, आर्टिस्ट तो नहीं कहूँगी, टूटी फूटी आर्टिस्ट, उसकी तरह, मतलब मैं ही निकली उस फील्ड में। लेकिन सब कोई, मेरे डॉक्टर फैमिली है, मेरे 2 भाई डॉक्टर हैं, और मेरे पिताजी भी बड़े लीडिंग डॉक्टर रहे हैं आगरा के। तो डॉक्टर फैमिली को मैं बिलोंग करती हूँ, पर मैं उसमें एक जी। मैंने कोशिश की कलाकार बनने की। तो आपने उच्च शिक्षा जो नृत्य की थी, ये किससे आरंभ की और कहाँ आरंभ की? मैंने वही स्कूल में, हमारे तो श्री आरंभिक कन्हैयालाल शिक्षा। जी, हाँ गुरु कन्हैयालाल जी थे, उनसे शुरू की। लेकिन उन्होंने फिर मेरी माँ से बोला कि मैं इस बच्चे को अलग से सिखाना चाहता हूँ, इसमें टैलेंट है। मेरी अम्मा ने बोला कि भाई बड़ा मुश्किल है अकेले को, बच्चे को, इतने 4 बच्चे हैं मेरे, सिखाने के लिए। तो क्योंकि मेरे पिताजी इतने इंटरेस्टेड नहीं थे कि मैं डांस करूं, उनको नहीं अच्छा लगता था, जी, जी। मेरे दादाजी को, मेरे पिताजी को। पर मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कठिन वक्त गुजारा, बहुत कुछ सुनती थी, नाराज भी होते थे, दादाजी कहते थे कि ये क्या शुरू करा दिया, लेकिन वो अपनी धुन में पक्की रही। और मेरा उन्होंने बहुत ध्यान रखा, बहुत साथ, बहुत प्यार से मुझे बनाया कि ये टाइम सितार सीख लो, ये टाइम गाना सीख लो, ये टाइम तुम तबला सीख लो। क्योंकि जो नृत्य करता है उसको गायन वादन की भी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो अपने मन की कंपोजिशन या अपने मन की बात संगीतज्ञ को कह सके कि भाई वो गाएंगे तो मुझे ये रस चाहिए, ऐसे तान चाहिए, ऐसे। तो उन्होंने बहुत साथ दिया। और बाद में फिर मेरे पिताजी को जब सबने बोला आपकी बिटिया बहुत अच्छा करती है ये वो, तब उनको इंटरेस्ट हुआ, कहते चलो और मैं भी देखता हूँ कि सारे इतनी तारीफ करते हैं। तो फिर वो मेरे साथ मिल गए। और मतलब उनसे ही मैंने सीखा, उन्होंने घर में सिखाना शुरू कर दिया मुझे, और बहुत मेहनत की। और ईश्वर की कृपा ये रही कि उनके भी जो मेरे दादा गुरु थे, गुरु नारायण प्रसाद जी, जिन्होंने कथक में बहुत ज्यादा देन दी, वो भी मेरे घर आए, उनका आशीर्वाद मुझे मिला। 3 भाई थे, मोहनलाल जी, चिरंजी लाल जी और नारायण प्रसाद जी, तीनों आए। मोहनलाल जी गुरुजी तो जब मेरे साथ बाजा हारमोनियम बजाते थे वो सो जाते थे, नगमा लगता रहता था ऐसी उनमें। और सो के जब मेरा डांस जैसे बीच में नींद आ गई तो घुर्राटों के साथ उनका नगमा बजता रहता था, दिमाग में चलता। इतना मतलब मैंने एक अद्भुत ये मैंने महसूस किया है कि मतलब क्या थे वो लोग जिनका इतना नाम दुनिया में, कुछ तो दैवी शक्ति होगी। तो वो सबका आशीर्वाद मुझे बहुत मिला और फला फूला। और मैं जब कोई 12 साल की थी तब मैंने यूपी को रिप्रेजेंट करने में बॉम्बे गई थी उदय शंकर कॉन्फ्रेंस में, और मैंने वहाँ मेरी परफॉर्मेंस बहुत मतलब मेरे गुरुजी को ही डांट पड़ती रही, गालियां कि कितने देर करा रहा है, कितना छोटे से बच्चे से, देखो इसको। मतलब ये गुरुजी का हाल हो गया वहाँ पे सुन के कि इतना लोगों ने उनको कहा कि देखो कितना तैयार बच्चे को कराने, कितनी देर कराएंगे, ये गलत है बच्चे को ऐसे। मतलब इतना मैं तैयार गुरुजी ने मुझे कराया।
और सबसे बड़ी बात उन गुरुजी की जो मुझे देन है वो ये है कि मुझे इतनी मेहनत कराई, जैसे लोहे के चने चबाने वाली बात होती है। और वो आज भी मैं इस उम्र में भी मैं नाच रही हूँ, और वो स्टेमिना जो है मेरा वो मेरे पास अभी भी है उन वाले गुरुजी का। और साथ में पढ़ती गई, मैंने इंटर किया, फिर मेरी शादी हो गई और मैं चंडीगढ़ आ गई। चंडीगढ़ में मैंने गुरुजी के मुंह से कुंदनलाल गुरुजी का नाम सुना था, उनको वो भैया बोलते थे, तो मैं भी भैया कहने लग गई। उनकी मैं विधिवत शागिर्द हुई। जब मैं 23-24 साल की थी तो विधिवत मैं गंडा बांध के उनकी शागिर्द हुई। उन्होंने जो मुझे सिखाया वो संपूर्णता ले आया। तैयारी, चक्कर, पैरों के चाले, ये स्टेमिना मेरा उन वाले गुरुजी ने दिया, कन्हैयालाल गुरुजी ने। खूबसूरती, भराव, कॉन्फिडेंस, और एक जैसे अपने आप में बहुत शांति मिलती है कि बस अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जो भी मैं करूँ इसी में से बहुत कुछ बना सकती हूँ, कर सकती हूँ। और वो जो गुरुजी थे मेरे बचपन के बहुत पॉजिटिव थे। वो किसी को साथ बजाने नहीं देते थे, किसी को पास नहीं आने देते थे अपने बच्चे के। वो उनको बड़ा प्रोटेक्टिव थे कि कोई, मतलब छोटी थी मैं कि कोई, जैसे मैं बॉम्बे गई तो फिल्मों में काम मिल गया, उन दिनों बूट पॉलिश बन रही थी नाज की, तो वो किसी ने कह दिया, वो और भी पॉजिटिव हो गए, क्योंकि पढ़े लिखे तो होते नहीं है इतने, और बहुत और तरह के उनके विचार होते हैं बच्चे के लिए। तो वो उनको बड़ी फिक्र लग गई कि बॉम्बे आके कोई फिल्म में ना ये हो जाए। तो जब ये वाले जो गुरुजी थे मेरे, कुंदनलाल गुरुजी, ये कहते थे खुले मैदान में जाओ, जैसे छोड़ देता है ना ये पानी में, तैरो, डूबो, जो मर्जी करो। इनकी जो विचारधारा ये थी कि कोई तबला प्लेयर हो, कोई गाने वाले हो, तुम उनके साथ करो, मैं बंधा नहीं रहूंगा बेटा। वो बंधे रहते थे साथ। उनकी बड़ी अजीब सी, प्यारी सी नेचर थी कि अखरोट की मुट्ठी भर के दी, नाचोगी 1.5 घंटा नाचोगी तो मैं अखरोट काजू दूंगा। तो मुझे काजू बड़े अच्छे लगते थे। तो ये उनका ये तरीका था कि दूध पिया मैंने, जो बचा वो पी गए। मतलब इस हिसाब से उन्होंने मुझे इस नजर से देखा कि मेरा बच्चा है ये। और ये जो थे ये वाले गुरुजी, ये कहते थे जाओ मैदान में जाओ और अपने आप निपटो, पढ़ंत करो, गाओ, नाचो, जो मर्जी तबले प्लेयर हो। चैलेंज, ये चैलेंज कबूल करते थे। लतीफ भाई बहुत सुंदर तबला बजाते थे, तो उनके साथ करो, सुभाष निर्माण के साथ करो। मतलब उनका ये रहता था कि कोई भी हो तबले आप वाला, करो, हाँ आप करो, और गाना बताओ क्या गा रहे हो, गा के बताओ तुम अपनी कंपोजिशन। ठीक है उतना अच्छा नहीं गाते, पर यह है कि आइडिया दे सकते हैं कि भाई यहाँ तान लगेगी, यहाँ ये लगेगा, सरगम लगेगी। इन्होंने इस तरीके से सिखाया। खूबसूरती जिसे संपूर्णता कहते हैं, वो इनकी देन है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपके जो प्रथम गुरु थे उन्होंने आपका स्टेमिना बनाया। स्टेमिना बनाया, लयकारी दी दिमाग में। जी लयकारी दी, स्टेमिना बनाया। और आपके जो बाद में गुरु थे उन्होंने आपको प्रदर्शन कैसे करते हैं स्टेज पे, इसके बारे में संपूर्णता दी। जी। आपने अभी एक शब्द का प्रयोग किया कि गंडा बंधवाया मैंने। ये हम संगीत में अक्सर ये शब्द सुनते हैं। ये गंडाबंदी क्या होती है? ये गंडाबंदी होती है कि शागिर्द तो क्या बंधेगा उस गंडे से जो गुरुजी बेचारे बंध जाते हैं। जी। और गुरु बहुत सोच के गंडा बांधते हैं अपने शागिर्द को कि अगर मैं गंडा बांध रहा हूं, ये आगे उस पद्धति को, मेरे घराने को, मेरे स्टाइल को चलाएगा कि नहीं चलाएगा। जी। तो जब वो गंडा बांध लेते हैं और अगर शागिर्द सीरियस नहीं है, नहीं बन सकता, तो गुरु का बड़ा उसमें गड़बड़ होती है, क्योंकि वो तो बंध गए। अब वो जब गंडा बांध लो तो उनके स्टाइल को, उनके जो उनका घराना है या उनका स्टाइल है, उनकी पद्धति है, उसको आत्मसात करना पड़ता है शागिर्द को। और उसके अलावा सेवा भाव, सिंसियरिटी, सच्चाई, शुद्धता, ये रखनी पड़ती है। ये बहुत जरूरी होता है। तो इसका ये मतलब निकला कि गुरु इस बात के लिए बंध जाता है कि वो अपनी संपूर्ण ज्ञान जो उसके पास है, वो संपूर्ण ज्ञान अपने शिष्य को आत्मसात करा देगा। और शिष्य का ये कर्तव्य बन जाता है कि शुद्ध मन से वो पूरा ज्ञान
आत्मसात करे और उनकी जो एक श्रृंखला चली आ रही है, एक संप्रदाय चला आ रहा उसे है, चलाए, उसको आगे बढ़ाए। इसकी बंदिश हो जाती है गड्ढा बांध के। अच्छा, बंदिश का भी आपने अभी 2 बार शब्द का प्रयोग किया, ये बंदिश का अर्थ क्या होता है? बंदिश होती है, आप कह सकते हैं सलीका, तरीका, स्टाइल के 2 तरह की बंदिश है। एक तो हम गाने में इस्तेमाल करते हैं, जी ये बंदिश है, चलो जी ये गाने की ये बंदिश है, इस राग में ये बंदिश की हुई है। एक बंदिश होता है बंधना, बंध जाना, शाब्दिक अर्थ। हाँ शाब्दिक अर्थ। जी। एक तो बंदिश हमारे गाने में हो गई ना, एक हो गई कि बंधना किसी के, जो उनका गाने का स्टाइल है, जो उनका सुर लगाने का स्टाइल है, जो उनका ताल प्रयोग करने का स्टाइल है, वो भी हमें जी। बंध जाए, उसमें हम बंध गए अपने गुरु के स्टाइल में, अपने गुरु के विधि में, अपने गुरु की विद्या में बंध जाना। अच्छा, शाब्दिक अर्थ में तो ये इसका मीनिंग आता है, शाब्दिक अर्थ कि नियमों में बंध जाना, बंध जाना, उस नियम से बाहर ना जाना। ये तो बंदिश का उर्दू का शब्द है, इसका एक साहित्यिक अर्थ हो गया। जो संगीत के अंदर बंदिश हम यूज करते हैं, उस बंदिश का अर्थ क्या है? भाई मुझे जहां तक मुझे पता है कि बंदिश किसी भी पोइट्री को या किसी भी कविता को या किसी गद्य को लेकर जब हम उसको रागदारी में उसको बांधें, किसी राग में बांधे, किसी ताल में बांधे, तो हम वो बंदिश होती है, वो राग की बंदिश कहलाती है। राग की बंदिश, ताल की बंदिश, तोड़े की बंदिश। जी, जी, जी। जैसे कोई परन है, वो एक बंदिश है। ये जैसे हम डांस में कोई परन बोलते हैं, अब इसकी बंदिश देखिए 6 लय में है, इसकी बंदिश जैसे 4 लय में है, तो बंधा हुआ है, वो नृत्य से संबंधित है। जब किसी गीत की बंदिश होती है, वो गायन के साथ। आप बहुत अच्छा आप हारमोनियम भी बजाती हैं और बहुत अच्छा आप तबला भी बजाती हैं। मैंने, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष मैं प्रमाण हूँ। और अभी जो आपने बातचीत की उसमें आपने कहा कि मैंने सितार भी सीखा है। थोड़ी थोड़ी। तो ये आपको जो हारमोनियम आपने सीखा, इसमें कोई आपने किससे सीखा? हारमोनियम पे हाथ रखना, जो चलन हाथ का खराब, वही रघुनाथ तलेगांवकर से सीखा। शुरू से, बचपन से ही मैंने उनसे सीखा। और तबला? हाँ, ये बात जरूर है कि उसके बाद मेरे भाई केशव भैया और ये सब मेरे साथ लगे रहते थे, क्योंकि मेरी एज ग्रुप के 4-4, 10-10 साल छोटे थे, तो आओ दीदी हम करा देते, गुरुजी सिखा देते थे, प्रैक्टिस भाई लोग कराते। 4 बेटे हैं मेरे गुरुजी के, तो जो 2-3 केशव भैया उनसे छोटे, वो सब कराते रहते थे। और तबला किससे सीखा? तबला मैंने लल्लू सिंह माट साहब से सीखा। मेरे सब्जेक्ट भी लिया हुआ था इंटर में, बीए में। तबला मैंने उनसे सीखा। माधो सिंह घराने के वो उनके शागिर्द थे, उनके शायद भांजे भी थे, मैंने उनसे सीखा। आगरा में थे वो, आगरा कॉलेज में थे डिपार्टमेंट में, लेकिन मैं अलग से उनसे सीखती थी। तो जहाँ तक हमने देखा है आपको इतने वर्षों में, कि आप उतना ही अच्छा हारमोनियम बजाती हैं लहरा बच्चों के साथ, और उतना ही अच्छा तबला भी बजाती हैं। क्योंकि मेरी बेटी भी आपसे सीखी है, तो मैंने आपको तबला बजाते हुए भी देखा है, और उतना ही अच्छा आप गाती भी हैं। तो आप संगीत की पूरी परिभाषा हम आपको कहते हैं। आप गाती बहुत अच्छा है। कोई बंदिश अगर आप हमें सुना पाएँ इस वक्त तो बड़ा अच्छा लगेगा। कोई स्थायी अंतरा किसी बंदिश का? अभी मैं आपको नृत्य की एक बंदिश, एक ठुमरी का छोटा सा रूप सुना देती हूँ। ओ छैला रोके डगरिया, ठारो रे ठारो छैला रोके डगरिया, ठारो ठारो रे छैला रोके डगरिया ठा। देखो देखो रे लंगरवा ने घेर लई, देखो देखो रे लंगरवा ने घेर लई, छैला रोके डगरिया ठा। क्या बात, बहुत सुंदर।
अच्छा, नृत्य में हम लोग एक शब्द सुनते हैं अक्सर, वो है परन, और परन के साथ कभी भी कभी एक शब्द जुड़ जाता है गणेश परन, और भी नाम है। तो गणेश, एक तो पहले परन क्या है, और दूसरा अगर गणेश परन की हम बात करते हैं तो गणेश परन क्या होती है, और यदि एक उसका आप नमूना भी हमें दिखा सकें। परन होती है एक ऐसी बंदिश, वही बंदिश आ गई बात जी। ऐसे बोलों की बंदिश जिसमें तबला पखावज इनके बोल होते हैं परन। और तबला पखावज के जो बोल होते हैं वो खड़े बोल होते हैं, जैसे धान धिकट धात्र धिकट कत्ता धिकट, ये इस टाइप के बोल होते हैं परन में। हाँ, नाच के बोल भी होते हैं, जैसे ता थे तत थे आ थे तत थे ता ठुंगा तक्का ठुंगा, इस टाइप के बोल वो नाच के, क्योंकि जो सॉफ्ट बोल होते हैं वो नृत्य के होते हैं। अब इसमें परन, चक्करदार परन, फरमाइशी परन, हक्का परन, इस टाइप के परनों की अलग अलग वैरायटी है। और परन हमारा जैसे सर्कल होता है 16 मात्रा का, 1 से लेके 16 मात्रा 3 ताल आती है, तो परन 3 आवर्तन से कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो परन 2 आवर्तन की, 1 से 16 आवर्तन होता है ना, अगर 2 की वो तोड़ा टुकड़ा है, वो परन नहीं है। 3 4 से कम परन नहीं होना चाहिए। और अगर 5 पर जो चक्करदार परन है वो 5 आवर्तन से कम नहीं होनी चाहिए। फरमाइशी चक्करदार आती है, बेदम चक्करदार परन आती है, कई वैरायटी है परनों की। तो वो, लेकिन वो बंदिश ये है उसमें कि इतने आवर्तन की होना चाहिए। चक्करदार परन 5 आवर्तन से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो सकती है, नियम है। हाँ, नियम है। तो परन तो हुआ, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, कई लोग, जैसे हमारे 3 घराने हैं कथक में, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना। तो जो एक तोड़ा कॉमन तोड़ा है, धा तक है थुंगा धागे दिंगी ता धा दिन ता धित्ता किड़ धा तक्का थुंगा तक तका तेरी का दिग ता थे ता थे, इसको आमद परन कहते हैं जी। ऐसे ही अगर देखा जाए तो धान अधिकट धात्र अधिकट कत्त अधिकट घेगे दाना कत्त घेगे तिट कत कत घेगे कत अधिकट कत धा कत धा कत धा कत धा कत अधिकट कत धा कत धा कत धा कत धा कत अधिकट कत धा कत धा कत धा कत धा, ये परन हो गई। अब यही गणेश परन की बात है, जिस परन में गणेश जी की स्तुति, गणेश जी का सौंदर्य वर्णन, गणेश जी के रूप को जब वर्णन किया जाए, साथ में नाच के तोड़े लगा दिए जाए, तो वो परन होती है। जैसे गणेश, आपने गणेश परन कहा है ना भैया, गंग गंग गणपति गंग गंग गणपति गजमुख मंडल गिट गिण थुन थुन तत् थे, जय जगवंदन वक्र तुंड दानी दाता विघ्न हरण शुभ करण धगन धग धूमकेत थड़ूंग थड़ूंग गदि गिन थे, थड़ूंग थड़ूंग गदि गिन थे, थड़ूंग थड़ूंग गदि गंग गंग गणपति गजमुख मंडल गिट गिण तुम तुम तत् थे, जय जगवंदन वक्र तुंड दानी दाता विघ्न हरण शुभ करण धगन धग धूमकेत थड़ूंग थड़ूंग गंग गंग गणपति गजमुख मंडल गिट गिण तुम तुम तत् थे, जय जगवंदन वक्र तुंड दानी दाता विघ्न हरण शुभ करण धगन धग धुम धुम थड़ुंग थड़ुंग गद गद थे, थड़ुंग गद गद थे, थड़ुंग गद गद थे, ये गणेश। अब इसमें भगवान का गंग गंग गणपति गजमुख मंडल, मुखमंडल, गिट गिड़ चूहा जो उनका हाँ मूषक, गिट गिड़ थुन थुन तत् थे, जय जगवंदन वक्र तुंड दानी दाता विघ्न हरण शुभ करण धगन धगन। क्या बात, बहुत सुंदर। तो ये तो ऐसा है कि खत्म ही नहीं होने वाली चीज है, जीवन इतना कहाँ खत्म होगी। तो चंडीगढ़ आने के बाद आपकी जो डांस की पढ़ाई है, क्योंकि वैसे तो एकेडमिक्स में कोई मतलब नहीं होता डांस का या किसी भी कला का, लता मंगेशकर जी ने या इन्होंने भीमसेन जोशी ने एमए नहीं की, पीएचडी नहीं की, लेकिन है ना, लेकिन फिर भी आपकी एकेडमिक्स की पढ़ाई कहाँ तक हुई? मैंने पंजाब यहीं आके शादी के बाद मैं इंटर पास किया था मैंने, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, प्राइवेटली किया, और उसके बाद मैंने एमए किया पंजाब यूनिवर्सिटी। उससे पहले मैंने
भात खड्डे से विशारद वोकल का किया था, तबले का किया था, और अलंकार मैंने गंधर्व महाविद्यालय मंडल से किया, प्रयागराज संगीत समिति से मैंने प्रवीण किया। ये 2-3 MA मैंने किए हुए थे। उस वक्त तो इसी का बोलबाला था। जी, जी, जी। पंजाब यूनिवर्सिटी या गुरु नानक यूनिवर्सिटी या कहीं, ये तो बाद में सब्जेक्ट शुरू हुए जी, ना। जी। तो फिर उसके बाद मैंने ये क्या नाम, फिर मैंने PhD की आगरा यूनिवर्सिटी से डांस में, और एजुकेशन मैंने सारी बाद में शादी के बाद ही लिया, नहीं तो मैं इंटर किया हुआ था, और प्रवीण भी बाद में किया मैंने। तो उसके बाद क्योंकि और पढ़ाई भी इसलिए की, नहीं तो ये कला एक ऐसी है चीज है कि इसमें तो जितना ज्ञान हो उतना अच्छा, इसमें पढ़ाई लिखाई की। लेकिन अब जमाना वक्त ऐसा आ गया कि आपको डिप्लोमा डिग्री भी चाहिए, जी जी, अपना जीवन यापन करने के लिए भी चाहिए, और खाली अब वो वक्त भी नहीं है कि खाली रियाज किए जाओ तो ऊपर से आ जाएगा। जरूरतें जीवन की ऐसी होती हैं कि आपको काम करना ही जी। है, तो उसके लिए फिर ये डिप्लोमाज या डिग्रीज या ये मजबूरी बन जाती है। हाँ, मजबूरी बन जाती है। अब आप उसको कितनी ईमानदारी से करते हैं, हाँ। ये भी डिग्री तो वैसे भी मिल जाती है थोड़ा बहुत करके, लेकिन कई लोगों का ऐसा होता है, जैसे आप कितनी मेहनत की आपने, आपको भी तो मैं बचपन से जानती हूँ। जी, जी। तो मेहनत करके सीखना जो एक सेटिस्फेक्शन होता है, एक आत्मिक सुख मिलता है, वो तो मिलता है ना भैया। जब आप गाइए या आप नृत्य करिए और आपको एहसास हो कि तुम भाई खूबसूरत चीज आपने एक बनाई है, तो अच्छा लगता है, मन को तसल्ली होती जी। है। और ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है, अपने मन को वो रखने के लिए कि हमने ईमानदारी की है। जी। उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 11 में एज लेक्चरर आपने शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा देने के क्षेत्र में पदार्पण किया। तो आपने वहाँ कितने साल नृत्य की शिक्षा दी? मैंने वहाँ 38 ईयर्स, 38 साल। जी जी, 38 साल में वहाँ रही। 2 साल में प्रिंसिपल रही मानसा में, जी। मेरी प्रमुख 2 साल 1.5 साल के करीब में, और 38-39 साल में उस कॉलेज में रही। मुझे कहीं ट्रांसफर भी नहीं किया गया, जी। क्योंकि मैंने बहुत बैलेज, बहुत मैंने काम किया डांस की प्रमोशन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। मैंने इस सब्जेक्ट को बहुत ऊंचा किया मैंने, और आज पूरे पंजाब में देखिए, हरियाणा, सारा, पंजाब, जी, हिमाचल में जी, जी, जी। डांस का इतना नहीं, तो पहले कहते थे एग्रीकल्चर है ये या कल्चर वर्चर, कुछ नहीं होता है। जब मैं आई यहाँ पर, आज से आप देख लीजिए 55 साल पहले, जी 60 में आई थी मैं, जी। कितने साल हो गए। तो बहुत अच्छा लगा, और आपको भी अच्छा लगता होगा कि पूरे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं आसपास के जितने भी हमारे प्रांत हैं, इन सभी में ही आपकी स्टूडेंट जहाँ भी जाते हैं आपके स्टूडेंट शिक्षा दे रही होती है। तो ऐसा आपको पता है ये बात, तो आपको कैसा आप महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मुझे 2 बातें लगती है मेरे जीवन के साथ, कि जो मेरा सब्जेक्ट था इतना फल फूल रहा है, मतलब इतना जहाँ बिल्कुल कोई श्रद्धा नहीं थी गुरु के लिए, कोई मन नहीं था नाचने का, कोई मतलब कैसे नाचेंगे, उसके लिए प्रॉपर कपड़े पहनने पड़ते हैं। अब आप कुछ भी पहनिए तो वो तो क्लास में नहीं होगा ना, तो एक बड़ी बंदिश थी बच्चों को, पैंट पहनिए या टी-शर्ट पहनिए, ना भैया सूट पहन के पीछे जाओ, कपड़े बदलो, तो ये बड़ी एक बंदिश। उसके बावजूद इतना फला फूला मेरा सब्जेक्ट कि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ईश्वर की कृपा से एक आध को छोड़ के मेरे बच्चे मुझे प्यार भी बहुत करते हैं, बहुत मान करते हैं। और ये जिंदगी में जीने के लिए एक, आप भी आर्टिस्ट हो भैया, आप समझते हैं कि अगर एक बच्चा आपका स्टूडेंट आपका अच्छा गा रहा है और वो आपकी श्रद्धा रखता है, तो 6 महीने बढ़ जाते हैं उम्र के, है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे बच्चों के बिहेवियर देख के, जो कहते हैं मैम हम कमा रहे हैं आपका, हालांकि जो सब कुछ ईश्वर का ही दिया होता है, लेकिन उनका ये एहसास होना कि हमने सीखा तो हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो बहुत यही दे सकते हैं भैया। घर से तो कुछ दे नहीं सकते उठा के, कला दे दो, विद्या दे दो, कमाओ खाओ मौज करो। तो एक तो आपका ये जो पक्ष है ये हुआ प्रायोगिक, जो आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, लेकिन हमें पता है कि आपने लेखन में भी काम किया है। नहीं इतना तो नहीं किया, पर नहीं, कोई आपकी शायद 1 या 2 किताबें, दूसरी आ रही है,
प्रिंट पे ही तो पहली किताब का क्या नाम था? है, नित्य अभिज्ञान। नृत्य अभिज्ञान। मैंने एमए तक पढ़ाया ना, एमए अच्छा प्रेप में जब मैं कॉलेज में लगी तो मैं प्रेप पढ़ाती थी, करते करते बीए आया, फिर बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए। तो वो इतना मैंने पढ़ा, इतना मनन किया, इतने कलाकारों से मिलके मैंने सीखा। जब प्राचीन कला केंद्र जब कॉन्फ्रेंस करता था तो जो कलाकार आते थे मैं उनको ना सोने देती थी ना आराम करने, बैठ के ना कागज पेंसिल लेके अपने विचार पहले लिख के रखती थी कि मुझे क्या पूछना है। क्योंकि ये एक विधा ऐसी है कि आप जितना मंथन करेंगे, जितना जिससे मिलेंगे, जितना उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो उतना आपके दिमाग में या आपकी उसको आत्मसात कर सकते हैं आपके। मैंने ये किया तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। प्राचीन कला केंद्र की कॉन्फ्रेंसेस से डिफरेंट कलाकार आ रहे हैं, बड़े बड़े घर पे ठहरे हुए हैं, हम लोग तो घर पे ठहराते थे, तो वो उनके साथ बातचीत करना, चर्चा करना, तो वो मैंने पढ़ाया जब, तो जो मुझे पूछना होता था, क्योंकि मैं तो साथ साथ मैंने भी किया है बीए एमए, हालांकि मैंने बताया नहीं बच्चों को कि मैं बीए कर रही हूँ, पर मैंने किया और मैं एमए पढ़ा रही थी उस वक्त जब मैंने बीए किया। तो वो जो एमए पढ़ा रही थी तो कितना मेरा दिमाग मैंने कलाकारों से मिलके खोला होगा, सोचा होगा, तो वो मुझे बहुत फायदा हुआ। वही तजुर्बा सरल भाषा में मैंने लिखा है और 2-3 हजार तो मेरी बुक्स निकल चुकी हैं अभी तक डिफरेंट कॉलेजेस में। उसमें अब दूसरा मैंने उसको संपूर्ण कर दिया, पूरे कोर्स को दूसरा लिख के। तो आपका परिवार है, जैसे कि आपने बताया आपकी शादी हुई, तो जब विवाह जो आपका हुआ उसके उपरांत हम सभी जानते हैं कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट कौशल साहब भी थे, तो उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मेरे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि मैं जो डांस करती थी, जितना करती थी, एक आर्टिस्ट के नाते कौशल साहब ने उसको बड़ी क्रिटिकल तरीके से देखा कि मेरे डांस में क्या कमी है। क्योंकि चलो मैं डांस करती थी, सब तारीफ करते थे, इतना समझ भी वो नहीं थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत तैयार नाचती हो, 200 चक्कर 300 चक्कर फलाना चाल, ये थोड़ा सा इसमें मुझे कमी लगती है कि थोड़ा भाव अंग, थोड़ा ग्रेस, थोड़ी खूबसूरती कम है। तो उन्होंने मुझे कुंदनलाल गुरुजी से शागिर्द, गंडाबान शागिर्द बनवाया और गुरुजी ने मुझे सिखाया। और उसके बाद उनकी एक सबसे बड़ी बात कौशल साहब की जो ये थी कि वो कहते थे रियाज करो, डेली रियाज करो, टाइम बांधो, कोई चिंता नहीं है घर की बाहर की कुछ, अगर जितनी देर रियाज कर रहे हो। और मैं बड़ी पर्टिकुलरली मुझे रहता था कि मैं रियाज करूं, मुझे ना बड़ी चिंता रहती थी, डर रहता था कि वो आके पूछेंगे कितनी देर रियाज किया या नहीं किया। और ये बहुत बड़ी एक प्रेरणा थी मेरे लिए कि मैं इसी में रहती थी कि मुझे उनके आने से पहले मुझे रियाज करना है। और वो मेरे बहुत काम आया, मैं कर रही हूँ ईश्वर की कृपा से। आज इतना सम्मान, इतनी इज्जत मिल रही है, तो करण विद्या है जो मुझे इज्जत दिला रही है। तो मैंने बहुत मेहनत की उनके साथ। अच्छा, आपका जो परिवार है, बेटा है, बेटी है, इनमें भी क्या नृत्य का कोई प्रभाव रहा? बहुत बहुत इतना असर रहा कि मेरी जो बेटी पूर्वा है, वो तो आप देख लीजिए कि मैं पेट में थी तभी से डांस कर रही हूँ, तो उसमें एक नेचुरल बात है। अगर वो डांस कर रही है और मैं सोचूं अगर ये ऐसे घूम जाए या ऐसे हाथ कर ले तो ऐसे ही हो जाते हैं। बड़ी मुझे हैरानी भी होती है कभी, क्योंकि उसके पैदाइश से ही वो डांस, लय, ताल उसके दिमाग में, उपज उसके दिमाग में है। और मेरा बेटा सजल, वो तो मेरी बेटी तो पूर्वा है, और जो मेरा बेटा है सजल, वो ताल में बहुत पक्का है, सुर में बहुत पक्का है और बहुत अच्छा बोंगो बजाता है। तबला सब्जेक्ट लिया हुआ था उसने भी बीए में, संगीत से वो भी रिलेटेड रहा है, लेकिन गाता नहीं है क्योंकि उसका गला मुझे कभी नहीं पसंद आया कि भाई वो गा सकता है, इसलिए मैंने गाने में तो ध्यान नहीं दिया। वैसे वो एडवोकेट है प्रोफेशनली तो, पर वो बहुत संगीत का बहुत प्रेमी है और बहुत कुछ केंद्र में, प्राचीन कला केंद्र में आज मेरे साथ लगा हुआ है। मैं वहाँ पे रजिस्ट्रार हूँ, ट्रेजरर हूँ, वो सेक्रेटरी है, लेकिन हम दोनों माँ बेटे हम लोग कर रहे हैं काम, क्योंकि बहुत केंद्र, जैसे आपने बताया अभी के केंद्र के 3,25,000 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं इस साल, तो वो काम कर रहे हैं हम लोग। और मेरी जो बहू है, मेरी पुत्र वधू है, वो भी बहुत प्यारी आर्टिस्ट है, एमए PhD है वो भी, समीरा, और बड़ा अच्छा डांस करती है। सो हम सारा परिवार, मेरी पोती है शुभ्रा, वो बहुत प्यारा डांस करती है, उसमें भी
बुआ वाली बात है, जो एक पैदाइशी, जैसे उसने भी जन्म से ही देखा तो उसमें भी बुआ का रंग है, उसके नेचर में है, उसकी पर्सनैलिटी में अपनी पूर्वा का अंग है, तो बहुत सुंदर नाचती है। तो सब परिवार अपना, पोता भी है, पोता भी है मेरा, वो जरा अलग विधा में गया है, जी। वो ड्रमर है, ड्रम बजाता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है पार्थ जी। तो वो भी है, वो जरा क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं अपने आप में रहने वाला, मस्त, जी। क्या सेल्फ सेंटर्ड वो बोलते हैं, वो वाली बात है उसकी। पर ताल सुर में सारे जी जी बड़े लयकारी और ये और दुगन चौगुन छेगुन सब बरतते हैं अच्छी तरह। लयकारी मैडम, एक चीज जो हम सभी को, क्योंकि हम नॉर्दर्न रीजन में रहते हैं हम लोग, कथक के 3 घराने हैं। एक आपका जो है जयपुर घराना, जयपुर घराना, और लखनऊ घराना, इस घराने को मानते हैं कि शिव से इसकी उत्पत्ति वीर हुई, रस प्रधान वीर है ना। और एक है बनारस घराना, एक लखनऊ घराना। तो ये तीनों में क्या डिफरेंस है? जयपुर और लखनऊ का मिश्रण बनारस घराना है जी। बनारस, जयपुर जो बनारस घराना निकला है वो जयपुर और लखनऊ। देखिए जी, कोई घराना नहीं था भैया, घराना एक नाच था, कथक कथा नृत्य था। धीरे धीरे घराने कैसे बने कि ये एक ही नृत्य का रूप था, उसमें जब विद्वान नई नई चीजें बनने लगी, नई नई उपज होने लगी, तो वो जब वहां से राजस्थान से निकले तो वो जहां जहां बसे फिर वो घराने बन गए। पहले घराने कोई नहीं थे कि शुरू में ही जैसे जयपुर घराना बन गया, लखनऊ घराना बन गया, नहीं, उनकी जो विशेषताएं थी उनकी बंदिशों में, फिर वो जैसे लखनऊ घराना ये मुगल काल के उसमें आ गया, ये मंदिरों में होता रहा, ये भक्ति पूजा गणेश परन और शिव परन और ये सब चलती रही, उधर तोड़े टुकड़े गजल नजाकत जयपुर लखनऊ में चलती रही। बनारस घराना भी भक्ति प्रधान है, उसमें जयपुर घराने का बहुत अंग है, बहुत असर है, लेकिन दोनों घरानों को मिला के ये बनारस घराना मिला है। एक शब्द आमद है, तो आमद शब्द ये जयपुर घराने का है? नहीं, आमद, आमद एक मुसलमानी उर्दू शब्द है जी। आगमन जिसे कहते हैं, ये भी 2 प्रकार का है। एक आमद होता है तोड़े के रूप में, जैसे मैं फर्क बताती हूँ, धातिट धातिट धा धातिट कड़ धातिट, ये बोल जयपुर घराने के हैं। धातक ठूंगा धाके दिंगीता धा दिता, ये लखनऊ घराना है। जी। ता थे तत थे आ, ये बनारस घराना है। जी। अब इन तीनों आमद तो है, आमद भी 2 तरह से की जाती है। एक, जब कोई भी डांसर कोई पोज लेके, कोई फूल लेके, कोई कुछ लेके स्टेज पर जब प्रवेश करता है, वो भी आमद है। एक आमद तोड़ों में भी विद्वानों ने बांध दी, धा तिट धा धा तिट किड़ धा तिट देता कता देके धा दिन धा दिन किड़ धा दिन धा किड़ धा दिन कत किड़ तक तक तिट कत किड़ धा कत 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 धा। तो ये जयपुर घराने, क्योंकि जरा जोर है जयपुर घराने। बेसिकली ये कि जब आर्टिस्ट अपना, कलाकार अपना नृत्य आरंभ करता है, तो जैसे वो स्टेज पे मंच पे आता है, उस चीज को हम आमद कहते हैं। आया वो आमद है। अगर तोड़ा किया, जैसे थाट किया, थाट मतलब खड़े होने का अंदाज, और उस थाट से आदमी जो कलाकार होता है उसका क्या कैलिबर है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका आर्ट, उसकी खूबसूरती, उसकी कॉस्ट्यूम, उसका मेकअप, उसका आना जाना, ये सब ऑडियंस को उसके बारे में वो अंदाजा हो जाता है, और उसके बाद ये आमद है। और आमद से नाच के लिए प्रफुल्लता आती है, गर्मी आ जाती है करने के लिए, मूड बन जाता है। जी। तो ये तो आपने एक उनके बारे में बताया कि तोड़े ऐसे होते हैं। अगर इसको हमें दिखाना है अभिनय में, तो इसमें अपना जयपुर घराने में और बनारस या लखनऊ घराने में क्या फर्क होता है? किस रूप में? मतलब जब हम स्टेज पे आते हैं, नजाकत, जब हाँ जी, ये नजाकत हो गई। ये कौन सा घराना हुआ? ये तो लखनऊ घराना है। तो यही मैं एक बताना चाह रहा था कि अपने दर्शकों को कि ये जो इसके अंदर फर्क होता है, कैसे आ रहे हैं। और बात बता दूं जी, कहीं बुरा ना लगे लखनऊ घराने को, अब सलाम नहीं करते हैं, अब सलाम नहीं करते, बहुत कम। कोई लड़की जो न्यू सीखिया होगी या अपने आप को बना, वो करती है सलाम, नहीं तो तत तत
तिगधा दिग दिग तिगधा दिग दिग ता ता थे, ऐसे करते। अब ता 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 थे ता आ थे ता 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 थे, या ता ता थे ता ता थे ता ता, ये जयपुर ये घराना हाँ हो गया। जी, ये भगवान को हाँ, अर्पण कर रहे हैं, अर्पण किया है, अर्पण कर रहे चंदन हैं। लगाया और नमस्कार किया, वो तत्त थे। चलिए, तो आज बहुत अच्छा हमें लगा और ऐसा लगता है कि ये रूबरू पार्ट 1 है। लेकिन समय की सीमा नहीं, आपको नहीं, पता है ठीक कि है। रहती है। बहुत धन्यवाद। आपने आपके हमारे साथ आपने इतना समय गुजारा और आपने 6 दिन शिक्षा भी बच्चों को दी है। हाँ, कोशिश की है मैंने, जी। क्योंकि बड़ा अजीब लगता है कि बच्चे सामने ना हो, आप बातें किए जा रहे हैं, जी। उसको दोहरा रहे हैं, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करो, रियाज करो, प्रैक्टिस करो। मेरा ख्याल है आपने कर लिया होगा। तो बहुत एक डिफिकल्ट, ये मैंने जो नोट किया, मैं तो जिंदगी भर सिखाया ही है, तो बिना बच्चों के शिक्षा देना, ये बड़ा भी मुश्किल सिखा काम। दिया जी। कोरोना ने, लॉकडाउन ने। तो ये तो कहीं ना कहीं फायदा हुआ ये है। भी सिखा दिया कि भैया बिना देखे ही बात करे जाओ, रियाज किया होगा आपने, आप अच्छी तरह कर रहे होंगे, मैं फिर से करती हूँ। तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस था, तो वो जो तजुर्बा 6 था। दिन का अनुभव है हमारे लिए, वो बहुत मायने रखता है। बहुत अच्छा अनुभव था, है, और आगे भी भगवान ने चाहा तो हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। और आपका आना हमारे लिए एक सौभाग्य का मैं विषय भी 2 है। शब्द कह दूं। जी। सौभाग्यवर्धन जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो मेरे से पूछा या मेरे 6 दिन के लिए जो मुझे करने को कहा, ये मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, नया तजुर्बा था, अनुभव था, और मैंने बहुत एंजॉय किया इसको। और दूसरी बात, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो ऑनलाइन आपने ये शुरू किया है, अलग अलग विधाओं का, जो इसके जो धुरंधर लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, तजुर्बेकार लोग हैं, उनको इकट्ठा करके उनसे लेना हर एक विधा में, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो आर्ट है, चाहे वो भरतनाट्यम है, चाहे वो गाना है, गायन है, लाइव फोक, हर तरह की विधा को आपने जो इंट्रोड्यूस कराया और आर्टिस्टों को इतना मौका दिया कि रूबरू बैठ के आपसे बात करें, इसके लिए आपने कमाल कर दी। आप बहुत बधाई के पात्र हैं। अब ये बस सोचिए ना कि मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ क्योंकि आपने मुझे, पर जो बात सही है मैं वो कहती हूँ, उससे मैं चूकती नहीं, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ये आपका प्यार एक माँ के रूप में है, जो आप मुझे वैसे मैं तो जीवन भर आप लोगों से मैंने सीखा है। और कौसर साहब के लिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ अपने परफॉर्मेंसेस में भी, कि कौसर साहब भी मेरे गुरु रहे हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो यूं कि उनकी कार्यशैली जो मैंने देखी है, उस कार्यशैली से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और ये मैं अक्सर कहता हूँ कि वो अकेले अपने आप में एक यूनिवर्सिटी थी। यूनिवर्सिटी क्या से क्या बना गए, क्या से क्या कर गए वो। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अब अंत में हम आपको एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं, और वो इसलिए कि आप जब भी उस स्मृति चिन्ह को देखें, आपको हमारी याद आए, और आपको सौभाग्य की याद आए, आपको नॉर्दर्न कल्चरल सेंटर की याद आए। आपको तो मैं भूल ही नहीं सकती। आज से सालों से पिताजी आपके इतने विद्वान, बृहस्पति जी इतने विद्वान एक व्यक्तित्व थे कि हम तो जाते थे दोनों पति पत्नी उनके पास, घंटों बैठते थे, बातें करते थे। तो उस रिश्ते से भी देखा जाए तो बड़ा एक अनुभव है आपके साथ। तो फिर आपने भी वो मान रखा मेरा, हमारा दोनों का, के आप और मान रखने के लिए यहाँ है कौन, कितने लोग हैं? हम आपके सामने